करते हैं। 133 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। बोला है कि L अनुपात M बराबर दिया है 3:5, M अनुपात N बराबर दिया है 2:3 और हम लोगों से पूछा है N अनुपात L कितना होगा। तो सर यहाँ पे जितने भी टर्म की बात किया सबसे पहले उसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर L, M और N की चर्चा किया है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। L, M और यहाँ पर N बोला है, इसको लिखा सर हमने। बोला है L अनुपात M 3:5 है, L अनुपात M 3:5 है सर, इसकी जगह हमने 3:5 लिख दिया। आगे क्वेश्चन बोला है M अनुपात N 2:3 है, M अनुपात N दिया है सर, तो M अनुपात N दिया 2:3, तो M के नीचे 2 लिखेंगे और N के नीचे सर हम लोग 3 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों का गुना यहाँ लिखाएगा और ये दोनों का गुना यहाँ लिखाएगा और ये दोनों का गुना यहाँ लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, सॉरी इधर 5 दिया 15 हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा था N अनुपात L कितना होगा, तो N अनुपात L पूछा हम लोगों से। N का मान देखिए 15 निकला है और L का वैल्यू 6 निकला है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 लिख दिया। तो सर ये कटेगा 3 से, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 134 नंबर का सवाल सुनिएगा। 134 नंबर का सवाल है, बोला हल कीजिए x + 2y × x - 2y का वैल्यू कितना होगा। गौर करिएगा जरा सा, यहाँ पे दिया है x + 2y और इनटू में दिया है सर हम लोगों को 2x - y, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए सबसे पहले x से ये दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा x गुना 2x, कितना हो जाएगा सर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर x से -y में गुना करेंगे तो x गुना -y हो जाएगा -xy। गौर करिएगा जरा सा, फिर ये 2y से सर हम लोग ये दोनों टर्मों में गुना करेंगे तो +2y गुना 2x, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी हो जाएगा +4xy हो जाएगा। देखिए फिर 2y से हम लोग -y में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2y होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4xy में से सर xy जाएगा तो 3xy बचेगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3xy और माइनस हो जाएगा 2y²। ठीक है सर, ये आंसर हम लोगों का निकल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला 135 नंबर का सवाल सुनिएगा जरा। 135 नंबर का सवाल बोला है सर कि 10, 11, 9, 11, 9 का मानक विचलन क्या होगा। जरा सा गौर करिएगा सर, संख्या हम लोगों को दिया है 10, 11, 9 और 11, 9 दिया है। बोला इसका मानक विचलन क्या होगा। तो देखिए सर, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को माध्य निकालना पड़ेगा, यानी औसत निकालना पड़ेगा। तो इसका औसत एवरेज कितना हो जाएगा 10 + 11 + 9 + 11 + 9 बट्टा हो जाएगा सर 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, बट्टा हम लोग 5 कर देंगे। तो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो 9 9 18, 18 और 22 हो जाएगा आपका 40, 40 10 50, अब 50/5 हो जाएगा सर 10। अब देखिए मानक विचलन कैसे निकाला जाता है, गौर करिएगा जरा सा। मानक विचलन पूछा हम लोगों से, तो मानक विचलन बराबर होता है सर, तो पहला संख्या में से माध्य घटाइए, तो 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सर 0, तो 0 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस। फिर देखिए यह दूसरा संख्या में से माध्य घटाइए, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा सर, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस। फिर देखिए तीसरा संख्या है 9, तो 9 में से माध्य को घटाइएगा तो 9 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस। फिर देखिए सर 11 में से 10 जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस। फिर 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा सर, -1 का होल स्क्वायर कर देंगे। बट्टा में 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे और इसका होल रूट कर देंगे सर, तो मानक विचलन निकल जाएगा। ये आसान सा ट्रिक है, हालांकि प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। इस पे एक अलग टॉपिक बना देंगे, माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन का एक अलग से टॉपिक बना देंगे। यहाँ पर सर ट्रिक समझने का प्रयास करिएगा। तो वहां ऊपर देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5,
तो ऊपर का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और नीचे का वर्गमूल √5। यानी आंसर कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 2/5 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जब भी सर हम लोगों से मानक विचलन पूछा जाए तो पहले सबसे पहले उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद पहला संख्या में से एवरेज को घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, प्लस दूसरा संख्या में से एवरेज को घटा के वर्ग करेंगे, तीसरा में से एवरेज को घटा के वर्ग करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी जितना टर्म है सर बट्टा में उतना टर्म करेंगे, यानी 5 टर्म है तो /5 होल रूट कर देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल सुनिएगा सर, 136 नंबर का सवाल। 136 नंबर का सवाल बोला है कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 एवं तथा 1/4 फल बिक गए, तो कुल कितना फल बाकी रह गया। पहले तो सर इस बात को समझिए, अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि कोई भी चीज दुनिया का अपने आप में 100% होता है। अब बोलेंगे कि और भिन्न में कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है। जैसे बोलेंगे कि आपके पास एक कढ़ाई मिठाई है, आधा खत्म हो गया तो कितना बचा सर, आधा बचा। ये आधा कहां से आया, क्योंकि पूरा जो भी मिठाई था वो अपने आप में एक है, आधा खत्म हो गया यानी आधा खा लिया लोग तो बचा, आधा घटा देंगे तो बचा कितना, आधा बचा। समझ में आ रहा है ना बात सर। हम बोलेंगे कि पूरा आपका एक कढ़ाई मिठाई है, उसमें से 1/3 भाग खत्म हो गया, तो ये 1/3 भाग भिन्न में है सर। तो भिन्न में है, टोटल अपने आप में 1 होता है। 1/3 भाग खत्म हो गया तो मने मन 1 में से 1/3 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा होगा, 2/3 बचा होगा। यानी जितना मिठाई होगा उसका 2/3 भाग अभी भी बचा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आइए हम लोग 136 नंबर सवाल को देखते हैं। 136 नंबर सवाल सुनिएगा, बोला है 10 दर्जन सेब है। 10 दर्जन सेब में मतलब सर 1 दर्जन में 12 होता है, तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा, 120। तो 120 सेब में से बोला आधा सेब बिक गया। हाँ, तो टोटल सेब अपने आप में 1 था, आधा बिक गया तो टोटल का आधा सेब अभी भी बचा होगा, प्लस आगे बोला कि यहाँ पर 15 दर्जन आम है। 15 दर्जन आम है सर, 1 दर्जन में 12 होता है, 15 दर्जन में कितना हो जाएगा, 180 आम होगा। अब क्या बोला कि 180 आम में से 1/3 आम बिक गया, 1/3 भाग बिक गया, तो 1 में से 1/3 गया, तो इसका टोटल का 2/3 भाग अभी भी आम बचा हुआ होगा। आगे बोला 20 दर्जन संतरा है। 20 दर्जन संतरा सर, 1 दर्जन में 12 तो 20 दर्जन में कितना हो जाएगा, 240। 240 संतरा था, बोला उसमें से 1/4 बिक गया, तो 1/4 बिक गया तो टोटल भिन्न में 1 होता है, 1/4 बिका तो बचा कितना होगा, 3/4 इसका बचा होगा। तो यहां जब इसको सॉल्व करिएगा का मतलब गुना ये हो जाएगा 60, और यहां से सर इसको सॉल्व करिएगा तो 3 6 के 18 ये हो जाएगा 120, और यहां से जब इसको सॉल्व करिएगा तो 4 6 के 24 ये हो जाएगा 180। ये जोड़िएगा तो 360, यानी टोटल फल अभी 360 बचा हुआ। ठीक है सर, आगे बढ़। अगला सवाल सुनिएगा 137 नंबर का, बोला s+2 का होल क्यूब कितना होगा। गौर करिए सर जैसा 137 नंबर में बोला s+2 का होल क्यूब कितना होगा। आप देखिए सर a+b का होल क्यूब है, इसका फार्मूला होता है a³ + 3a² b। a क्या है सर, s है, a² b मतलब 2 हो जाएगा, प्लस a³ + 3a² b + 3b² a होता है। b मतलब सर 2, 3b² a मतलब s हो जाएगा, प्लस होता है a³ + 3a² b + 3b² a, अब प्लस होता है b³ यानी 2 का क्यूब, यानी आंसर हो जाएगा 2 का s³। यहाँ देखिए 3 दूना 6 s² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 तिया 12 s हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, यानी आंसर हो जाएगा ये हम लोग यानी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर। अगला 138 नंबर का सवाल सुनिएगा। 138 नंबर का सवाल बोला है इन आंकड़ों
19542199219121 का माध्य तथा बहुलक क्या होगा। माध्य भी पूछा है, माध्य मतलब औसत और बहुलक, जिसकी संख्या बारंबारता सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक कहलाता है। तो आइए देखते हैं सर, संख्या हम लोगों को दिया है यहाँ पर, देखिए 1 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 2 है, 1 है, 9 डबल लाइन दिया है यहाँ पे देखिए 2, 1 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, 1 दिया है। माध्य पूछा, माध्य मतलब होता है सर एवरेज, यानी 1 प्लस एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। देखिए सर टोटल टर्म ऊपर में 14 है, तो उसको भागा दे दीजिएगा, जोड़ के आएगा 56/14, यानी आंसर हो जाएगा माध्य हम लोगों का 4। साथ ही साथ बहुलक पूछा है, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है वो बहुलक कहलाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 कितना बार आया है। तो देखिए तो 1 की बारंबारता कितनी है, देखिए अगर संख्या हम लोग देखिए और बारंबारता गौर करिएगा सर, संख्या अगर 1 की बात करते हैं तो 1 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसकी बारंबारता कितना बार है सर, 5 बार है। अब देखिए तो 9 की बात करते हैं तो 9 कितना बार आया है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 9 कितना बार आया है सर, 4 बार आया है। 5 कितना बार आया है, यहाँ पर देखिए 1 बार आया है, बस 1 बार आया है। और देखिए यहाँ पर 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है बस। और देखिए 2 कितना बार आया है, 2 देखिए कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, यानी ये सारा टर्म इसमें आ चुका है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया सर, 1 ना, तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा 1। जो सबसे अधिक बार आता है सर वो बारंबारता कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला 139 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 4x प्लस 5y बराबर 14 दिया है तथा x माइनस 5y बराबर 16 दिया है। बोला x और y का वैल्यू ज्ञात करिए। जैसा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 139 नंबर का सवाल हम लोगों को दिया है 4x प्लस 5y बराबर दिया है 14 और एक दूसरा समीकरण दिया है सर हम लोगों को x माइनस 5y बराबर दिया है 16। बोला है x और y का वैल्यू ज्ञात करिए। x एंड y बराबर 1। देखिए सर दोनों समीकरणों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। x माइनस 5y बराबर हम लोगों को दिया है 16। दोनों को जोड़िएगा तो ये टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो 30 आएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा सर 6। x का मान कहीं भी रख दीजिए तो 6 रखिएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल जाएगा -2, यानी आंसर हो जाएगा हम लोगों का 6 और -2 हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल सुनिएगा 140 नंबर का। तो 140 नंबर का सवाल बोला है सर कि 1.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है, प्रत्येक सेब को 15 रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए सर, लाभ काउंट करने के लिए आप जितने वस्तु का क्रय मूल्य ले रहे हैं उतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य लीजिएगा, तभी लाभ या हानि का काउंट कर पाइएगा। यहाँ क्या बोला कि 1.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 है, तो 1.5 दर्जन मतलब कितना, संख्या में क्या गो सेब होगा सर, 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन में 24, आधा दर्जन और, यानी टोटल कितना 30 सेब खरीदा है 300 रुपया में। जैसा गौर करिएगा 30 सेब का क्रय मूल्य 300 रुपया दिया है, तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर 300 बटे 30, यानी कितना 10 रुपया। एक सेब 10 रुपया में खरीदा और बोला है 15 रुपया प्रति सेब बेचा, प्रति मतलब एक सेब 15 रुपया में बेचा। अगेन गौर करिएगा, एक सेब का विक्रय मूल्य दिया हम लोगों को 15 रुपया। अब बोला कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो देखिए एक सेब का क्रय मूल्य, एक सेब का विक्रय मूल्य, वस्तु की संख्या समान हुआ ना सर, बोला कितना प्रतिशत लाभ। तो लाभ देखिए ना, 10 रुपया में खरीदे थे 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ आपको 5 रुपया का। बोला कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 अब बटे वो सेब खरीदे कितना में थे 10, यानी कितने प्रतिशत का लाभ,
तो 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल सुनिएगा 141 नंबर का। 141 बोला है एक अभाज्य संख्या क्या होता है। तो पहला ऑप्शन बोला है यह धन पूर्णांक नहीं होता है। एक अभाज्य संख्या धन पूर्णांक नहीं होता है, ये गलत बोला है सर। धन पूर्णांक भी अभाज्य हो जाता है। अभाज्य किसको बोलते हैं? जो एक एवं स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो ये 4 देखिए ये धन पूर्णांक है, सॉरी 5 धन पूर्णांक है। धन मतलब पॉजिटिव में है सर, और ये अभाज्य तो है। बोला यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक तो होता ही है, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है इसका कोई भाजक नहीं होता है। इसका कोई भाजक नहीं होता। इसका भाजक तो होता है सर, एक एवं स्वयं, 2 भाजक तो होता है ना अभाज्य संख्या का। ये बोल रहा है इसका कोई भाजक नहीं होता, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बोला केवल खुद से तथा एक से विभाजित होता। हाँ ये सही है। बोला अभाज्य संख्या क्या है? तो ये एक एवं स्वयं से ही कटता है, यानी सर 141 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? सी, यानी ये एक एवं स्वयं से ही कटता है। 142 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 2000 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो इसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों प्रकार के ब्याजों में कितना का अंतर होगा सर? साधारण ब्याज हम लोगों को दिया है, बोला उसी धन पर यानी उसी मूलधन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये दोनों ब्याजों में कितना का डिफरेंस होगा। गौर करिएगा जरा सा, जो डाटा हम लोगों को दिया है उस डाटा को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए समय दिया है हम लोगों को 2 बरस दिया है, और रेट दिया है हम लोगों को 10%। देखिए जैसा साधारण ब्याज SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया है सर हम लोगों को 2000 रुपया। तो बोला उसी धन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज, तो धन मतलब मूलधन, मूलधन यहां से ज्ञात करना पड़ेगा। आप जानते हो साधारण ब्याज के केस में SI बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल P गुना R गुना T बटे होता है 100। तो साधारण ब्याज दिया है 2000 रुपया गुना बराबर हो जाएगा P, मूलधन नहीं दिया है सर हम लोगों को, R दिया है 10% और T दिया है 2 अब बटा 100। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है ये जीरो कट जाएगा, इसको काटिएगा 1000 हो जाएगा। यहां से P का वैल्यू निकल जाएगा हम लोगों का 10,000 रुपया। अब बोला उसी धन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग? CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रूल है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू दी पावर T माइनस होता है P। तो चलिए सबका वैल्यू रख देते हैं हम लोग उसी धन पर, यानी वही मूलधन इसका भी रहेगा। यहाँ पे हम लोग 10,000 रख दिया। जरा सा पढ़ करिए 1 प्लस R का वैल्यू 10 दिया है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। पावर T मतलब समय 2 दिया, माइनस P मतलब हो जाएगा 10,000। जैसा गौर करिएगा ये जीरो कटेगा, 10 से कम 10, 10 से 11 बटे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10,000 गुना हो जाएगा 11 बटे 10 का होल स्क्वायर करिएगा तो 121 बट्टा हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 10,000। जैसा गौर करिए ये 00 कटेगा, ये आ जाएगा आपका 12,100 में से 10,000 जाएगा तो बच जाएगा 2100 रुपया। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज मालूम था, बोला दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो 2000 और 2100 में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? CI माइनस SI बराबर हो जाएगा 2100 माइनस 2000 बराबर हो जाएगा 100 रुपया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर हम लोग। 143 नंबर का सवाल है P प्लस Q बराबर 2 इंटू P माइनस Q। बोला Q बराबर 10 है तो P का वैल्यू ज्ञात करें। जरा सा गौर करिए यहाँ पर P प्लस Q बराबर हम लोगों को दिया है 2 इंटू P माइनस Q दिया है, और यहाँ पे देखिए जरा सा Q बराबर दिया हम लोगों को 10, P बराबर Q बराबर दिया है 10। बोला P बराबर व्हाट, तो यहाँ देखिए Q बराबर जो 10 दिया है सर Q की जगह हम लोग 10 रख देते हैं, यहाँ Q की जगह 10 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा P प्लस 10 बराबर 2 गुना P हो जाएगा 2P। यहाँ पे देखिए Q की जगह आपने 10 रखा तो 2 गुना -10 तो -20 हो जाएगा। ये देखिए जरा सा P उधर जाएगा और ये 20 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा P। वही बोला था हम लोगों से P का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 44 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 10 माइनस 405 डिग्री का मान कितना होगा? सवाल जरा सा देखिए 144 का। बोला है 10 माइनस 405 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? आप एक बात को याद रखिएगा, जब भी 360 डिग्री से अधिक डिग्री वाले का मान पूछा जाए तो पहले 360 डिग्री से भागा दे करके छोटा कर लीजिएगा।
जब इसमें 360 से भागा दीजिएगा तो शेष बचेगा 45, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 10 माइनस 45। और देखिए 10 माइनस 45 को लिख सकते हैं 10 0 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और इसका फॉर्मूला जानते हुए 10 0 डिग्री माइनस 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है -10 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला 145 नंबर का सवाल सुनिएगा। 145 नंबर का सवाल है, बोला 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। सवाल देखिए क्या बोला है, 360 और 450, बोला ये दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। सबसे बड़ा गुणनखंड वो होता है सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे वो संख्या दोनों का गुणनखंड हो जाएगा। तो दोनों का गुणनखंड बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को काटेगा, तो एचसीएफ ही बताएगा। जब ये दोनों का आप एचसीएफ निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 90, यानी दोनों का एचसीएफ 90 है, यानी 90 दोनों को काटेगा, यानी इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 90 हो जाएगा। 146 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपया में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आप जानते हैं लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 30% लाभ कमाया, यानी क्रय मूल्य से 30% अधिक में बिका होगा, यानी वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक के बराबर होगा। जरा सा गौर करिए, यहाँ पे हम लोगों को विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया हम लोगों को, यहाँ पर देखिए 1300 रुपया है ना। अब देखिए 30% का लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य हम लोगों को नहीं पता था, क्रय मूल्य को हम लोगों ने x रुपया मान लिया। अब देखिए ना 30% का लाभ हुआ है, लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य अपने से पहले से 100% है, 100% ये है, और 30% लाभ पर बिका, यानी 100 से 30 अधिक में बिका होगा, यानी 100% पहले से है, 30% लाभ, यानी इसका 130% पर बिका होगा। लेकिन बिका कितना में, 1300 रुपया में। तो x का मतलब गुना 130/100 बराबर हो जाएगा 1300 रुपया। इसको काटिएगा आप, यहां हो जाएगा 10, यानी x बराबर हो जाएगा 1000 रुपया। तो वही हम लोगों से पूछा था कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा। 147 नंबर का सवाल सुनिएगा। 147 से लेके 149 तक का जवाब नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पे हम लोगों को देना है। देखिए बोला है एक बार चार्ट 4 छात्रों S1, S2, S3 व S4 के भौतिक व रासायनिक शास्त्र में प्राप्तांक दर्शाता है। बार चार्ट का पर विचार करते हुए उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। देखिए सर, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये भौतिकी को दर्शाता है, और व्हाइट वाला जो है ये रसायन शास्त्र को दर्शाता है। ठीक है सर, आगे देखिए 147 नंबर का सवाल सुनिएगा। 147 नंबर सवाल बोला है सभी छात्रों के रसायन शास्त्र व भौतिक शास्त्र में कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना होगा। सर ये अनुपात कितना होगा नहीं लिख के इसको ये लिखना चाहिए था कि रसायन सभी छात्रों का रसायन में जो टोटल प्राप्तांक हुआ है भौतिक में टोटल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। तो देखिए भौतिकी में टोटल प्राप्तांक सभी छात्र मिलाकर के कितना हुआ, फिजिक्स में तो सभी छात्र S1 छात्र जो है भौतिकी में 95 मार्क लाया था। ठीक है सर, देखिए S2 छात्र जो है भौतिकी में 65 मार्क लाया, और S3 छात्र जो है ये आपको भौतिकी में 75 मार्क लाया, और S4 छात्र भौतिकी में 75 मार्क लाया। यानी ये चारों छात्र भौतिकी में टोटल मिला करके 310 मार्क लाया है। और केमिस्ट्री की बात करिएगा तो देखिए S1 छात्र केमिस्ट्री में 85 अंक लाया है, S2 छात्र केमिस्ट्री में 85 अंक लाया है, S3 छात्र केमिस्ट्री में 55 अंक लाया है, और देखिए S4 छात्र केमिस्ट्री में 80 अंक लाया है। ये टोटल को जोड़िएगा तो 305 अंक आता है। क्या बोला क्वेश्चन हम लोगों को, ये बोला है ये जो केमिस्ट्री में टोटल प्राप्तांक है सभी छात्रों का, भौतिकी में टोटल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है ये। तो देखिए जिसका बोलेगा, यानी ये बोला केमिस्ट्री वाला अंक
भौतिकी का कितना, जिसका बोलेगा उसको बट्टा में गुना 100 करिएगा तो पता चल जाएगा ये केमिस्ट्री वाला टोटल अंक भौतिकी का कितना प्रतिशत है। याद रहेगा ना सर, जिसका बोलेगा यानी जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको बट्टा में गुना 100। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 98.38%, यानी अप्रोक्स कह सकते हैं आप 98% आंसर हो जाएगा। यानी ये जो केमिस्ट्री में जो प्राप्त टोटल अंक है, फिजिक्स में टोटल प्राप्त अंक का 98% है। ठीक है, अगला 148 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला H2 तथा छात्र H2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। देखिए H2 का दोनों विषयों में प्राप्तांक, S4 का दोनों विषयों में टोटल प्राप्तांक, दोनों का रेशियो पूछा है। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 148 नंबर का सवाल, यहाँ बोला है H2 का दोनों विषय में और S4 का दोनों विषय मतलब सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल प्राप्तांक। तो H2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितना मिला, फिजिक्स में मिला है 65 और केमिस्ट्री में मिला है 85। और S4 का देखिएगा तो दोनों विषय, S4 का देखिए इसको फिजिक्स में मिला है 75 मार्क और इसको केमिस्ट्री में मिला है 80 मार्क। यही दोनों का रेशियो पूछा था, तो 5 5 10 हो जाएगा, 8 6 14, 1 15 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, इधर जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, ये 5 3 15, 5 1 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हम लोगों को 30:1। आगे 149 नंबर का सवाल सुनिएगा। 149 नंबर का सवाल बोला है कि छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना होगा। बोला छात्र S1 को जो भौतिकी में मिला है, छात्र S3 को जो भौतिकी में मिला, S1 को जो भौतिकी में मिला, दोनों के अंकों का रेशियो पूछा। तो आइए देखते हैं हम लोग। S3 है छात्र, यहाँ S1 है, दोनों का फिजिक्स में प्राप्त अंक। तो S3 को फिजिक्स में देखिएगा 75 मार्क मिला है और S1 को देखिए फिजिक्स में मार्क कितना मिला है। तो S1 को फिजिक्स में मार्क कितना मिला है देखिए जरा सा, यहाँ पे हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछा, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, 19 25 95, यानी 15:19 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला 150 नंबर का सवाल सुनिएगा। 150 नंबर का सवाल है, बोला है 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में कर सकती है, 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 9 औरत 50 दिनों में कर सकती है, बोला 6 औरत बढ़ा दी जाए यानी 15 औरत उसी काम को कितने दिनों में करेगी। जरा सवाल करिएगा, 9 औरत काम को 50 दिन में करती है, इसीलिए एक औरत कितने दिनों में करेगी। जब 9 औरत को 50 दिन लगता है तो एक औरत अगर काम करेगी तो 9 गुना 50 दिन लगेगा, यानी हो जाएगा 450 दिन। बोला 6 औरत बढ़ा दी जाए तो 9 तो पहले से, 6 बढ़ा दी जाए यानी 15 औरत कितने दिनों में करेगी। तो एक औरत करेगी 9 गुना 50 दिन में, अब 15 औरत कितने दिनों में करेगी, तो 9 गुना 50 बट्टे हो जाएगा 15। तो 3 5 15, 3 3 9, 5 10 है 50, यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा, तब 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर का सवाल है, बोला यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है 13√2 यूनिट, तो बोला उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग यूनिट होगा। जैसा गौर करिएगा, एक वर्ग है, वर्ग किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग बोला जाता है इसको। इसका विकर्ण हम लोगों को दिया है, जरा सा गौर करिएगा। 151 नंबर का सवाल है, इसका विकर्ण हम लोगों को दिया है 13√2 यूनिट। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है। ये भी विकर्ण को दर्शाता है और 13√2 भी विकर्ण को दर्शाता है। यहाँ देखिए √2 कटेगा, यानी इसका भुजा कितना होगा, 13 यूनिट होगा। बोला क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा 13 दिया है, 13 का स्क्वायर करिएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट। आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला 152 नंबर का सवाल सुनिएगा।
152 नंबर का सवाल बोला है, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर 20 दिनों तो 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया, फिर दोनों काम छोड़ दिए, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। बोला विक्रम और ये विवेक दोनों मिलकर काम को 50 दिनों में कर सकता है, दोनों दिन मिलकर 20 दिन तक काम किया, काम छोड़ दिया, उसके बाद काम का कितना भाग हो गया। जरा सवाल करिएगा यहाँ पे, विक्रम प्लस विवेक 50 दिन में करता है, दोनों मिलकर 50 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा। डे का उल्टा पार्ट होता है सर, तो एक दिन में कितना करेगा दोनों मिलकर, एक दिन में करेगा 1/50 पार्ट, दोनों मिलकर एक दिन में 1/50 पार्ट, तो 20 दिन में कितना किया होगा, गुना 20 हो जाएगा। आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, तो 20 दिन में कितना रोटी खाए होइएगा, 40 गो, तो एक दिन में 1/50 भाग काम होता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/50, तो 20 दिन में कितना करेगा, तो गुना हो जाएगा 20। जरा सा गौर करिए, नहीं 20 दिन में 2/5 भाग काम हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। बोला है 153 नंबर का सवाल, 153 नंबर में है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करिए। परिसर मतलब होता है रेंज, रेंज मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या है और उसमें जो सबसे छोटी संख्या है, दोनों का अंतर। परिसर मतलब होता है सर बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों का अंतर ही परिसर को दर्शाता है। तो जैसा गौर करिएगा, यहाँ परिसर हम लोगों को निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिएगा तो 19 है, और इसमें सबसे छोटी संख्या देखिएगा तो आपको 9 है, तो ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सुनिए, बोला है 154 नंबर में, बोला सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉस थीटा लिखा है, 2 टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू है कॉट थीटा प्लस माइनस है टेन स्क्वायर थीटा। बोला इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। देखिए जरा सा, ये सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आई प्लस कर देते हैं 2 टेन थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए ये दोनों का सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, प्लस 2 गुना टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुना कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। ये देखिए दोनों कट जाएगा, तो 2 + 1 आंसर कितना हो जाएगा 3। चलिए सवाल सुनिएगा 155 नंबर का। बोला यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है, तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। गौर करिएगा, 2.5 5/2 kg सब्जी का मूल्य 120 रुपया है, तो 1 केजी सब्जी का मूल्य कितना होगा। कम सब्जी खरीदेंगे तो कम रुपया लगेगा हम लोगों को, 120/5/2। इसको आगे बढ़ाइएगा तो 120 5/2 पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी हो जाएगा 48 रुपया। यानी 1 केजी सब्जी का मूल्य कितना हो जाएगा 48 रुपया। हम लोगों से पूछा आधा केजी सब्जी का मूल्य कितना होगा, तो आधा केजी सब्जी का मूल्य हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य 48, तो आधा केजी का मूल्य हो जाएगा 48 गुना 1/2, यानी हो जाएगा 24 रुपया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर। अगला 156 नंबर का सवाल है। सवाल सुनिएगा, बोला पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपया में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपया में प्रति पैकेट बेचा, उनका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। जब भी लाभ प्रतिशत काउंट करना होता है, तो जितने वस्तु का क्रय मूल्य ले रहे हैं उतने ही वस्तु का बिक्री मूल्य लेना पड़ेगा। जरा सवाल करिएगा, यहाँ 2 दर्जन बॉल पेन खरीदी है 480 में, 2 दर्जन यानी 24 पीस, 24 पेन का क्रय मूल्य दिया है हम लोगों को 480 रुपया। आगे बोला है कि 4 पेन प्रति पैकेट पैक करती है,
एक पैकेट में 4 पेन पैक करती है, तो 24 पेन कितना पैकेट बना होगा, टोटल पैकेट की संख्या कितना हो जाएगा, जरा सा गौर करिएगा। टोटल पैकेट की संख्या बराबर हो जाएगा, तो 24 पेन है इसके पास, 4 पेन एक पैकेट में पैक करती है, तो बट्टा 4 कर देंगे, यानी 6 पैकेट उसका बना होगा। और बोला है ना कि 100 रुपया प्रति पैकेट बेचती है, यानी एक पैकेट 100 रुपया में बेचती है, तो 6 पैकेट टोटल कितने में बेची होगी, 6 पैकेट में टोटल कितना पेन है, 24 यानी 24 पेन यानी 6 पैकेट का विक्रय मूल्य। जैसा गौर करिएगा, ये हो जाएगा 100 में एक पैकेट, तो 6 पैकेट कितने में बेची होगी, तो 6 गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 600 रुपया हो जाएगा। यानी 600 रुपया में 6 पैकेट बेची है, 6 पैकेट, उसमें टोटल पेन कितना, 24 पेन। 24 पेन 600 रुपया में बिका है, और 24 पेन ये खरीदी थी 480 में, 480 में खरीदी और वही 600 रुपया में बेची, तो लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ, यहाँ 600 में से 480 माइनस कर दीजिएगा, तो 120 रुपया का लाभ हुआ। हम लोगों से प्रतिशत लाभ पूछा था, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 और बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे बढ़ चौका 48, 4 से इसको काटिएगा तो आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल सुनिएगा 157 नंबर का। बोला है राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए रुपया 6,000 तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 एक समान वार्षिक दर से उधार दिए। दोनों से कुल 5220 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो बोला कि रेट बताइए कितना होगा। जैसा गौर करिएगा, राम जो है शिव को 3 वर्षों के लिए, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए उसको 600 रुपया उधार दिया, तो जो धन उधार दिया उसको वो मूलधन कहलाता है, तो उसको दिया 6,000 रुपया उधार, मूलधन दिया है, रेट नहीं दिया हम लोगों, तो इसका रेट हम लोग मान लेते हैं 8%। ये राम शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपया 8% की दर से दिया, तथा यहां पर देखिए आगे कृष्णा को उधार दिया 5 वर्षों के लिए, उसको 5 वर्षों के लिए वही राम जो है शिव को दिया इधर, और उसके पास और पैसा था जो कि कृष्णा को दिया है। कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपया दिया, तो मूलधन हो जाएगा 8,000 रुपया। इसी दर से इसको भी दिया, इसका भी रेट हो गया 8%। क्वेश्चन बोला है कुल ब्याज आया उसको 5220, तो बोला बताइए रेट क्या होगा। टोटल ब्याज कमाया दोनों जगह से राम 5220 रुपये का। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहां से कितने रुपये का ब्याज मिला होगा। तो यहाँ रेट मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करिएगा, तो पता चलेगा शिव को जो धन दिया था वहां से टोटल कितना ब्याज मिला होगा। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और राम कृष्णा को जो धन उधार दिया तो वहां से कितना ब्याज आया होगा, मूलधन गुना हो जाएगा समय गुना दर बटा 100, तो वहां से इतने रुपया का ब्याज और यहां से इतने रुपया का ब्याज, ये टोटल ब्याज बराबर टोटल ब्याज हम लोगों ने कर दिया। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा आर कॉमन लेके, तो आर बराबर हो जाएगा 9% आंसर। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा 158 नंबर का। सवाल बोला 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, जरा गौर करिएगा। 18 फीट का लंबा 18 फीट लंबा बिजली का खंभा है, और ये 6 फीट का पेड़ है। जरा गौर करिए, एक पेड़ है जो 6 फीट का है, और ये खंभा है बिजली का जो 18 फीट का है। बोला ये पेड़ की परछाई से, पेड़ का मान लीजिए परछाई नीचे बनता है धरती पे, यहां तक इसका परछाई बना, बोला इसके परछाई से 10 मीटर दूर स्थित है ये खंभा, यानी यहां से यहां तक का दूरी है 10 मीटर।
तो क्वेश्चन पूछा हम लोगों से कि बताइए पेड़ के परछाई की लंबाई कितनी होगी। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। अब गौर करिएगा, तो बोला पेड़ की परछाई मतलब x का वैल्यू पूछा है। जैसा तो गौर करिएगा, तो यहां से यहां तक मिला देते हैं हम लोग और यहां से यहां तक मिला देते हैं हम लोग। अब देखिए 90 डिग्री का केस है, तो 10 90 बराबर क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा 18 बटे पूरा आधार यानी 10 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए छोटका त्रिभुज, इसमें देखिए यहां से 10 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी 6 बटे आधार यानी x हो जाएगा। ये देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी 18 बटे 10 प्लस x बराबर हो जाएगा 6 बटे x। तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 10 प्लस x, 2x बराबर 10 हो जाएगा, यानी x बराबर निकालिएगा आप तो 5 फीट हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5 फीट। आंसर x मतलब पेड़ की परछाई कितना होगा 5 फीट का होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला 159 नंबर का सवाल सुनिएगा। ये देखिए फिगर दिया हम लोगों को, बोला a का वैल्यू कितना होगा। तो 159 नंबर का सवाल देखिए जरा सा, यहाँ देखिए इस प्रकार का फिगर दिया हम लोगों को, यहाँ इस प्रकार दिया है, फिर यहाँ ऐसे बढ़ाया है, ऐसे करके यहाँ तक दिया है, और देखिए जरा सा यहाँ पे हम लोगों को फिर इस प्रकार से दोनों को मिलाया है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक फिर बढ़ाया है, और देखिए फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, ये दिया है। और देखिए जरा सा यहाँ पे हम लोगों को ये ए दिया है, और ये दिया हम लोगों को 75 डिग्री दिया है, और देखिए जैसा यहाँ पे दिया हम लोगों को 40 डिग्री। तो पूछा है बताइए ए का वैल्यू कितना होगा। जैसा गौर करिएगा, आप जानते हैं जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये आमने सामने वाला बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है, तो ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रहा है, ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आप त्रिभुज एबीसी को देखिए, त्रिभुज एबीसी को देखिए, आप ये भी जानते होइएगा कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण जो है अंतः दोनों कोण के योग के बराबर होता है। अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर ये जो त्रिभुज का बहिष्कोण है अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसा एक थ्योरम है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5 7 4 11, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल बोला है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से अनुपात, हॉकी और चेस दोनों के खिलाड़ियों का रेशियो पूछा है। तो हॉकी कितना खेलता है, आयत के अंतर्गत जो भी आता है सब हॉकी खेलता होगा, तो 20 15 35 10 45 5 50 50 5 55 हो जाएगा। 55 लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं। चेस, चेस ये वृत्त वाले को दर्शाते हैं, वृत्त के अंतर्गत जितना भी आता है सारा चेस खेलता होगा, तो सारे को आप जोड़िएगा तो ये 20 12 32 हो जाएगा। 32 3 होता है 35, अब 35 से 15 हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, 50 10 60 60 11 4 15 तो 75 हो जाएगा, 75 और 15 हो जाएगा 90। तो रेशियो निकालिएगा तो 5 11 है 18 5 90। आगे बोला है कि वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलते हैं उसकी संख्या कितना है। तो टेनिस को कौन दर्शाता है, ये त्रिभुज दर्शाता है। बोला ऐसे टेनिस खिलाड़ी बताइए जो हॉकी नहीं खेलता हो, मतलब आयत के अंतर्गत नहीं आता हो। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज में मतलब टेनिस में आता हो, आयत में नहीं आता हो। तो यहाँ देखिए 14 टेनिस में आता है, 14 5 19, और इधर देखिए चूंकि ये तो आयत में आता है इसको गिन नहीं सकते हम लोग, 14 5 19, इधर देखिएगा 19 5 होता है 24, 24 11 जोड़िएगा तो 35। तो ऐसे लोग जो टेनिस जो हॉकी नहीं खेलते हैं टेनिस खेलते हैं उसकी संख्या 35 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, बोला ऐसे लोग कितने जो टेनिस खेलते हैं हॉकी नहीं खेलते हैं, मतलब टेनिस में आना चाहिए, हॉकी मतलब आयत वाला में नहीं आना चाहिए। तो टेनिस तो सब त्रिभुज है, तो देखिए त्रिभुज में आ रहा है 14 5 19, ये तो ले नहीं सकते क्यों, क्योंकि ये हॉकी में आ रहा है। इधर देखिए टेनिस में आ रहा है 11 5, तो टोटल को जोड़िएगा 11 5 और 14 और 5 को जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार बी कार एक ए से दुगुना रफ्तार से दौड़ती है,
बोला है कार ए 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी? जरा सा गौर करिएगा। बोला कार बी है इधर और इधर कार ए है। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पर। बोला है ए 2 घंटे में 50 को काट के 90 बना लीजिएगा, सवाल गलत है थोड़ा सा। यानी ये डिस्टेंस तय किया 90 किलोमीटर 2 घंटे में, टाइम दिया हम लोगों को 2 आवर। तो इसका चाल हो जाएगा 90/2 बराबर हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। बोला कार बी कार ए से दोगुना चाल से जाता है, तो इसका चाल 90 है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर गुना हो जाएगा 2, यानी कार बी का चाल होगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग।